ईश्वर बड़ी परीक्षा भी लेगा इस टाइम पे आपके। डिस्ट्रैक्शन पहलू बहुत हाई होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात। अब इस चीज़ को कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं, बड़ा ज़रूरी है। 31 अगस्त तक सिलेबस डन करना है। एक एक दिन, एक एक मिनट वैल्यूएबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकता है बेटा, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो सकते हैं उतना करिए इस समय। इसमें आपको कहते हैं ना कि काउंट में पढ़ाई नहीं करना है, आपको वो पढ़ाई करना जहाँ सर मुझे कमांड कर लेनी है एक एक चीज़ पे, जो भी 3 सितंबर के एग्ज़ाम में आने वाला है। साथ ही साथ बच्चा वो राउंड ख़त्म होगा, फिर सेकंड फेज शुरू होगा जेई को लेकर के। तो जैसे कि अभी मैं बहुत तगड़ा अवेयरनेस इस चीज़ को लेके फैलाता रहता हूँ कि जेई भी अपीयर होना उतना ही ज़रूरी है। जैसे एक हैवी मोटिवेशन क्रिएट किया, तो जो 12th वाले अपीयरिंग वाले, जैसे आप इधर आए हैं तो जो बच्चे पिछले वाले होते हैं, तो मान लीजिए उसमें 50% बच्चे अपीयर हुए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। वो 50% जनवरी में अपीयर हुए बच्चा, और ठीक ठाक परसेंटाइल ला लिए, किसी का 60 है, किसी का 70 है। इतना भी मेरे लिए रीज़नेबल है, क्योंकि अगर आपका रैंक अप टू 3 लाख भी जा रही है, 4 लाख भी जा रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके 4 कॉल लेटर तो फिक्स हैं, 2 आर्मी टीएस के माध्यम से और 2 नेवी टीएस। तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद पुनः फिर से फॉर्म जनरेट होगा, जेई का रीओपन किया जाता है, जो कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए रहता है। अब ये डिपेंड करता है। अच्छा, लकली रिजल्ट भी आ गया होता है। रिजल्ट इन सेंस रैंक तो नहीं पता होती है, बट परसेंटाइल का पता चल जाता है, कितने परसेंटाइल हैं। तो 50 तक है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चे दोबारा नहीं बैठते हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो उसके बाद अवेयर होते हैं, उनका अच्छा नहीं हुआ होता है फर्स्ट, तो वो सेकंड में बैठ जाते हैं अप्रैल में। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जनवरी में बैठे हों या अप्रैल में बैठे हों, उनमें कंसीडर एक ही किया जाएगा, दोनों कंसीडर नहीं होंगे। और जिसको आप लगाएंगे, जिस रिज़ल्ट को आप लगाएंगे वही मान्य होगा, उसी के आधार पे कट ऑफ जनरेट होगी और उसी के आधार पे बच्चे आपको डेट्स इशू की जाएंगे। मई जून में, जैसे कि अप्रैल में एनडीए का एग्ज़ाम दिया, मई जून में आर्मी टीएस और नेवी टीएस दोनों आ जाएगा। इंटरेस्टिंग वाक्य क्या है, तीनों एसएसबी से बैक टू बैक चलती हैं। फिर ये राउंड ख़त्म होता है, फिर सितंबर एनडीए एग्ज़ाम होता है, और लकली फिर सेकेंड राउंड तीनों एसएसबी से बैक टू बैक चलती हैं। बोले तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये फिक्स होता है उधर वाला। और इधर का जो शेड्यूल आपके पास आ जाता है, इसको मान के चलें आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी डेट्स चली जाती हैं। तो ये 3 महीने का साइकिल इधर चलता है। ये तो कमीशन की केवल मैं बात कर रहा हूँ, बाकी नॉन कमीशन तो लाइन से लगे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मेरा ये समझाना है बच्चा कि देखो, हम सब घर परिवार से निकले हैं, 2 साल की एक जर्नी तय हो रही है। संघर्ष तो है, जब हम घर से बाहर आते हैं तो सब कुछ फैमिली जैसा नहीं मिल सकता है, परिवार से हम दूर होते हैं। बट इतना संघर्ष करने के बाद भी अगर हमारे पास रिजल्ट्स नहीं होंगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। और शायद पीछे बहुत लोगों के लिए डिमोटिवेशन क्रिएट होगा इस बात को लेकर के कि इतना कुछ करके ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया बच्चा कि इट्स नॉट जस्ट योर रिज़ल्ट, ये एक मैसेज, एक मोटिवेशन क्रिएट होगा लोगों के लिए भी कि देखो बच्चा इंटर पास किया, इंटर का रिज़ल्ट एक तरफ था 10+2 का उसके पास, और साथ ही साथ उसके पास ज्वाइनिंग लेटर भी बैठे हुए थे अलग अलग एंट्रीज़ के। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं जैसे अभी लगातार इंटरेक्शन होता है, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए फ़ौज में अनाप शनाप एंट्री होती है ग्रेजुएशन लेवल पे। सीरियस जैसी एंट्री में तो आईने केवल उन्हीं के लिए है, मतलब उसमें और कोई अपीयर नहीं हो सकता है। रेस्ट वो आईएमए के लिए, ओटीए के लिए, एफए के लिए तो जा ही सकते हैं। एफकैट मान लो ज़्यादातर उन्हीं के लिए है, तो उसमें किसी और की स्पेशल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि 60% के अबव का स्कोर चाहिए होता है ग्रेजुएशन में बच्चा। और टेक्निकल ब्रांचेस के नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, और फ्लाइंग कोर में भी उन्हीं को ज़्यादा प्रिविलेज माना जाता है, तो उनके भी चांसेस वहाँ भी बढ़ जाते हैं एफकैट में। इसी तरीके टीजीसी एक एंट्री होती है बच्चा, इसी तरीके एसएससी टेक एक एंट्री होती है, और सब साल में 2-2 बार होती हैं। इसी तरीके एक नेवी एसएससी टेक की एंट्री होती है, ऐसे बेटा आईसीजी एसी की एंट्री होती है। मतलब 10 से 12 केवल इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन में तैयार होती है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट करने के बाद केवल फौज का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और फौज की एसएसबी क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। घूम के सारा चक्र कहाँ ले आया वहीं, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब। क्या बच्चा, वो केवल इंजीनियरिंग करने से तो मिलने से रही हो कि मिल जाती इंजीनियरिंग करने से, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आदमी जाता है। तो आप तो एकदम राइट डायरेक्शन पे हो आज के डेट में, ठीक है ना, कि आपके पास तो ऑप्शंस ही खड़े हैं सारे के सारे।
तो अब बस एक स्ट्रैटेजी बना के बच्चा बिल्कुल जान लगा के जुड़ जाओ यार। इससे आसान कुछ नहीं, इससे टफ कुछ नहीं। आसान उस कंडीशन में मानता हूँ कि जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि सर इसको अब निकालना ही निकालना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, टीचिंग प्लान आपके सामने है। जो अभी करंट रनिंग टॉपिक चल रहे हैं कुछ मिस मत करो, क्लास की भी रेगुलरिटी और उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की रेगुलरिटी, दोनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और डिपेंडेंसी ये मत समझना किसी और के वजह से आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपका सिलेक्शन आपके ही दम पे है बच्चा। एज ए कॉम्पिटिटर भैया जब हम अपने टाइम में भी रहे हैं तो ये सच है कि हम कॉन्सेप्ट गाइडेंस सब कुछ लेते थे, बट अल्टीमेट एफर्ट्स क्वेश्चंस पे हमारे ही होते थे। वो हमारा डेडिकेशन था, हमारा जुनून था। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैं बैठ के रेस के लिए रोज़ गाइड करूँ तुमको, बट ग्राउंड पे उतर के तुम रेस करो ही ना तो बेटा वो रेस कभी आपसे हो पाएगी बच्चा। द सेम थिंग हियर कि अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट्स ओके सर, बट जब तक हम क्वेश्चन अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक हम प्रीवियस ईयर नहीं लगाने जाएंगे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा जेई में खोपड़ी मत लगाना। अभी जो पूरा फोकस है वो किस पे है पता है तुमको? केवल एनडीए क्वेश्चन ओरिएंटेड चल रहा है। कॉन्सेप्ट तो बेटा कॉन्सेप्ट किसी के लिए भी है, वो चाहे जेई में बैठ रहा हो बच्चा, बोर्ड में बैठ रहा हो, मतलब उसको एनसीईआरटी फेस करनी हो, बोर्ड फेस मतलब एनडीए फेस करना हो, आईटी फेस, सबके लिए कॉन्सेप्ट तो यही है। बट अभी क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो आपका डेडिकेट लाइन है कि हमको इसी के प्रीवियस ईयर जाने हैं, इसी के मिसलेनियस जाने हैं और इसी के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हमारी बुक में अवेलेबल है उनको हमको जाना है। एक बार करते जाओ, बहुत अच्छा फील होगा। जानते हो बेटा, रियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, बातें करना बाहर से बहुत आसान है, रियलिटी क्या है सोचो। रियलिटी है बेटा कि 150 क्वेश्चन मतलब 120 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के, उनकी एक्सपेक्टेशन केवल 50 क्वेश्चन की है। कितनी एक्सपेक्टेशन है? 50 की है कि भाई इतना सही कर दो बस। और उधर 150 क्वेश्चंस में जीएटी सेकंड पार्ट में उनकी एक्सपेक्टेशन केवल 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट की है आपसे। इतना भी कर ले जाओ ना तो रिटन क्वालिफाई कर देते हैं बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। बट हमेशा हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है बेटा कि रिटन का स्कोर हमेशा 450 क्या हो बच्चा, अब हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिनका बिलो है वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, रेकमेंड नहीं हो रहे हैं। अल्टीमेट उस बच्चे ने एसएसबी में अच्छा परफॉर्म किया। भाई एसएसबी का भी स्कोर है ना बेटा 900 का, बॉर्डर लाइन तो 270 है। अब 270 के ऊपर ये बच्चे 472 तक ले जाते हैं इस स्कोर को, तो लाजमी सी बात है आंकड़ा 800 के क्या चलाता है बेटा, एवर। लेकिन बॉर्डर लाइन में रहना ही क्यों सर, इधर भी करते हैं 450, उधर चलो 350 400 भी हम पहुंच रहे हैं सर, तो कोई क्वेश्चन मार्क हमारे लिए कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि इसकी स्ट्रैटेजी आप बनाओ, अभी से काम करना शुरू करो, खुद को एक रूटीन में लाना। आई वाज डिस्कसिंग लाइक, जैसे मैं बच्चे से पूछ रहा है, ही वाज आस्किंग सर हाउ नीड टू इम्प्रूव माय पर्सनैलिटी सर। मैंने कहा भाई तू रिटर्न निकाल ले, तेरी पर्सनैलिटी ऑलरेडी चेंज हो जाएगी, मतलब सब कुछ बदल जाएगा। ये पूरा का पूरा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, इसका थिंकिंग, इसकी सेंसियरिटी, इसका मैच्योरिटी, इसका चलना, इसका सब बदल जाता है। बिकॉज वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करने लगता है कि अब मुझे सेकेंड फेज में किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना है। किसका टेस्ट देना है बच्चा? पर्सनालिटी का टेस्ट देना है। तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या होते हैं बच्चा, शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि ये लिखी हुई क्वालिटीज़ कोई वर्ड्स नहीं जिनको याद किया। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेटा कोई शब्द है क्या जिसको मैं याद कराऊँ आपको? इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो आपके पर्सनालिटी का एक ट्रेट है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के कई प्रोस्पेक्ट हैं। उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोस्पेक्ट क्या है? उसका आइडेंटिफाई करने का है कि आप देश दुनिया की खबर कितनी अच्छी रखते हैं, आप बायस नहीं हैं, आपका अपना स्टैंड क्लियर है, किसी भी प्रश्न का जवाब में आप कितना स्ट्रॉन्ग आंसर करते हैं, कितना क्लियर आंसर करते हैं, किसी भी विचार, किसी भी मुद्दे पे अपना ओपिनियन कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं। यही सब प्रोस्पेक्ट होते हैं जो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को हमें क्या करते हैं, दिखाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी नापने का कोई पैरामीटर मेरे पास नहीं है। रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल अबाउट वाई। वाई क्या है? वाई बड़ा क्लियर है मेरे बच्चा ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड फील कराना है। प्राउड फील कराना है कि वाकई में वो कहें कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट है, वो गर्व से इस बात को कहें कि मेरा बेटा जो है सब लेफ्टिनेंट है, वो गर्व से कहें कि मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर है। ये कहलाना ही मेरी ज़िंदगी का मिशन है और शायद इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं सर। यही मेरा वाई है, यही मेरा रीज़न है जिस वजह से मैं इस तैयारी को कर रहा हूँ सर। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा इट्स अ ग्रेट टाइम, ग्रेट स्टार्ट। बहुत सही टाइम है, बहुत सही स्टार्ट है यार। कुछ भी फोड़ सकते हो आप सब इस समय। और मैं बार बार ये बताता रहूँगा, शायद हर महीने आके ये चीज़ आपको अलर्ट करूँगा कि ये साल आपको हर दिन डाइवर्ट करेगा।
हर दिन नई नई कल्पनाओं में आपको ले जाएगा, नए नए मिशन, नए नए प्लान। ना पढ़ने के जितने भी अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो सब आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऐसा मतलब उम्र है, ऐसे हार्मोन्स हैं इस समय एक्टिव। मैं ईश्वर को भी कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान इसी समय इसको क्यों इतना बिगाड़ने का प्रोसेस है। तो बोलते हैं कि यही है कि ज़िंदगी में सही लक्ष्य जब करीब होता है तो इंसान में डाइवर्जन आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो। वो बिल्कुल अब मुझे सच दिखाई, पहले मैं नहीं मानता था, बिकॉज इवन आई वॉज इन योर एज, तो ऐसा लगता था उस समय, अरे ठीक है यार कर लेंगे, बड़का बता रहे हैं बैठ करके। बट ठीक है, गुरु का एक अच्छा गाइडेंस मिला, रियलाइजेशन नहीं यार लाइफ मजाक नहीं है, इट्स अ बड़ी सीरियस ऑब्जेक्ट। ये जो समय बीत गया ये लौट के आने वाला नहीं है, यही हमने पकड़ लिया तो हम सब जीत लेंगे, यही छूट गया तो सब हार जाएगा हमसे। और बहुत खूबसूरत जर्नी पे हैं आप सब। मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलेगा ये चीज़ मैं आपको आके दिल से रियलाइज़ कराऊंगा बेटा कि आप बहुत खूबसूरत जर्नी पे हैं, जहाँ पहला मौका यूपीएससी फेस करने का है। आई थिंक ग्रेटेस्ट एग्ज़ाम कह सकता हूँ इस कंट्री के अंदर। ठीक है, लोग आईटी बोलते हैं, ये बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि ये फ़ौज का एग्ज़ाम ना, ये अलग लेवल है, नो कंपैरिजन। और शायद ये देश कभी इस बात को महसूस करे, शायद मैं ये बात लगातार हर मंच से कह रहा हूँ, शायद ये बात देश कभी महसूस करे कि फ़ौज के सिलेक्शन प्रोसीजर से बड़ा खूबसूरत, स्मार्ट, अप टू द मार्क कोई प्रोसीजर ही नहीं है। और मैं रियल हीरो क्यों कहता हूँ बेटा, इस बात को भी समझो। ये कोई डायलॉग नहीं कि मैं फ़ौज से जुड़ा हुआ हूँ या एकेडमी का हिस्सा हूँ इसलिए मैं बात बोलता हूँ। मैं इसको इसलिए बोलता हूँ खुल के, क्योंकि देख, एक तरफ यूपीएससी का टास्क बच्चा फेस करता है, कितना सिंसियर बच्चा क्वालिफाई करता है। इमेजिनेशन तो सब करके बैठे ना यार, बैठेंगे तो 8 लाख, लेकिन उस 40% तक भी केवल 8,000, मतलब समझो उसका लेवल है। कोई पागल नहीं बैठ रहे, काबिल ही बैठ रहे, लेकिन लेवल है एग्ज़ाम का, उस लेवल तक खुद को नहीं ले गया तो नहीं कर पाया। इसके बाद बात यही ख़त्म नहीं हुई। इतने अच्छे रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद वो फेज़ 2 के लिए गया। अब उसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट देना है, जहाँ उसको जस्टिफाई करना है कि जो प्रॉस्पेक्ट वहाँ नीडेड हैं उसके हिसाब से उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं भी कि नहीं है। भाई 2 इंसान है ना बेटा, एक है फिक्टिशियस जो हवा में देशभक्ति दिखाता है, एक है जो रियल देशभक्त है। दोनों में बड़ा अंतर है। आप भी अपने साथ चलते होंगे यारों दोस्तों, देखते हो जहाँ वो सिचुएशन आए थोड़ी टफ वाली, भागने दो, स्टैंड करने वाले लोग क्या है बच्चा, कम है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा डर होता है कि 4.5 साल का रगड़ा चलने वाला है। कोई फिल्म की ज़िंदगी नहीं है कि गए मज़ा करके चले आए, वाकई में रगड़ा है। तो उस रगड़े को झेलने का क्षमता भी इसके अंदर है कि नहीं है। फेक आदमी झेल लेगा क्या उसको, रियल। तो रियल पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस चल रहा होता है। बस सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अच्छा इंसान बन के बच्चा मेहनत करो, कहीं कोई कसर मत करना बेटा। हर प्रॉस्पेक्ट पे तुम टेस्ट होगे। इस पर्सनैलिटी का निर्माण बच्चा एक दिन में नहीं होता भैया, और ये कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है मेरे बच्चा जिसको आप किसी थ्योरी से पढ़ के कवर कर पाओगे। ये ऐसी क्वालिटी है ना जो आपकी रियल ज़िंदगी में एवरीडे एक्सपीरियंसेस से आपको मजबूत बनाएंगे। और कभी मत घबराना, क्योंकि कमल हमेशा कहाँ खिलता है, ये जीवन भर याद रखना। तो ये मत समझना कि तुम्हारे चारों ओर रहने वाले लोग अच्छे लोग होंगे और उनका ठेका लेने का भी आपका ठेका नहीं है। उन्हीं विषम परिस्थितियों में ही आपको क्या बनना है बच्चा, बेहतर बनना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। तो बहुत ज़्यादा दूसरों को देख करके मत डिसाइड हुआ करो, जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। हमें क्या करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है बेटा, और ऐसे ही आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो बस समझाना ये है कि बड़े हो गए, अब छोटे नहीं हो, बिकॉज अगले फेज में भी जाना है। बिकॉज व्हेन आई मेट विद द कमीशन कैटेगरी, किसी से भी मुलाकात करता हूँ जब सेलेक्टेड बच्चों से, तो एक अलग एक्सपीरियंस मुझे भी मिलता है। इतनी खुशी मिलती है जब मैं उस अपब्रिंगिंग को देखता हूँ, उतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी को देखता हूँ। ऑलमोस्ट मैं डबल एज का हूँ उसके, तो ये लगता है देख करके उतनी कम उम्र में जब उतना सिंसियर बात करता है, इतना मैच्योर बात करता है। छोटा ही सा तो बच्चा है यार, कोई मतलब बुढ़ा थोड़ी ना है भाई, 17-18 साल का बच्चा है अभी, उसको तो मतलब करियर जस्ट शुरू हुआ है। लेकिन उस फेज में भी क्या मैच्योरिटी, सिंसियरिटी। तो मतलब हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज ये कोई एक दिन में नहीं डेवलप कर सकता है। उनके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है, उनके संस्कार हैं, उनका गाइडेंस है, जो इस लेवल की मैच्योरिटी इंजेक्ट किए हैं। किसी से भी मिलो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। तो ये फील होता है यार काबिल लोगों की कमी नहीं है धरती पे। हाँ, तो काबिल बनिए, मस्त रहिए, और बस डेली का टास्क डेली ख़त्म करते चलिए बेटा। और ये जो क्वालिटीज़ हैं इन पे भी अटेंटिव रहिए। आपको नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ क्या हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है। सुबह 7 बजे रुचि मैम का एक लाइव लेक्चर चलता है,
तो समय निकाल के आधे एक घंटे उनके साथ हो लीजिए करिए, तो आपको ये अपडेटेड रहेगा कि करंटली क्या चीज़ें हो रही हैं। उससे आपका एक ब्रेन डेवलप होना क्या हो जाएगा बच्चा, स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत मदद करेगा। जनरल अवेयरनेस बड़ा फैक्टर है। कल को जीडी में अच्छा बोलना है, लेक्चरेट में अच्छा बोलना है, इंटरव्यू में अच्छा करना है, तो हर प्रॉस्पेक्ट से वो ज़रूरी है। इवन जीटीओ ऑफिसर भी जब आपसे इंटरेक्ट करता है ड्यूरिंग जीटीओ टास्क, तो भी जनरल अवेयरनेस की ही बात करता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके जीवन में उसका जुड़ाव होना चाहिए। क्या नेशनल इंटरनेशनली हैपन हो रहा है बच्चा, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, जो भी आपकी हॉबी है, उसको सीरियस लीजिए, मतलब उसको ऐसे मत लीजिएगा, उस पर भी काम करिए। सिंसियरली अपने आप को बच्चा क्या करना है, आपको डेवलप करना है, ठीक है। और खुश रहिए, पर्याप्त समय है, क्या है बच्चा, और बहुत सही टाइम पे जागे हो। सच्ची बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर तो हमारा लक्ष्य है कि इसको 1 फरवरी से प्रोजेक्ट कर दें। क्या कर दें, जितनी जल्दी स्टार्ट होगा उतना जल्दी हम लोग जो है इसको कवर अप कर पाएंगे बेहतर ढंग से। बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस बार फोड़ दो ना यार, मतलब मज़ा आ जाए, अलग रिकॉर्ड बनेगा। शाम को घूमना, दोस्ती, प्लानिंग सब कोने में सर, सिंगल टारगेट है सर, बस 3 सितंबर क्या हो जाए सर, निकल जाए, उसके बाद तो सर जो कहो सब बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। और एक कंपटीशन निकलते बेटा जोश इतना हाई होता है, जैसे लोगों को लगता है ना कि कोई कंपटीशन निकल गई तो आदमी हवा में चला गया, गलत सोचते हैं। सफलता जो होती है ना बेटा, अगर आपने ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पाई है तो आपको कभी पागल नहीं करती है। हाँ, बिना मतलब के पाई है तो वो क्या कर देती है, पागल कर देती है। और बिना मतलब का धन ही मिलता है, सक्सेस नहीं मिलती है कंपटीशन की, ये तो मेहनत से ही मिलती है बच्चा, ठीक है ना।